अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर विद नाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डाइट प्लान को देखते हुए अगर आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अगर कोई चीज़ है तो वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली ये है क्या? इसके फ़ायदे क्या होते हैं? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? और ये किस टाइप का आपका लाइफ़स्टाइल चेंज है जो अल्टीमेट आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है? इन तमाम बातों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शिदार मुबस्सर साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, और इनके साथ आज हमने दावत दी है डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन को। अ, आज के प्रोग्राम में इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से बात की जाएगी। मैं सबसे पहले ये डॉक्टर साहब से जानूँगा कि सर बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? गुज़रते वक्त के साथ जब खुराक की अबंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई और हर वक्त ही हमें भूख लगी रहती है, हर वक्त भी खाना अवेलेबल है, सोशल ईटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके नतीजे में देखा गया कि हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं और ज़्यादा खाने की वजह से ही बीमारियां आ रही बहुत ज़्यादा। तो उसको कैसे मील गैप्स कैसे बढ़ाए जाए, तो उसके ऊपर फिर काम शुरू हुआ कि एक खाने से दूसरे खाने के दौरान कितना वक्फा होना चाहिए। इसके ऊपर लोगों ने काम शुरू किया। फिर अल्टीमेटली आ गए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। सिर्फ 2-4 घंटे के लिए मील गैप काफ़ी नहीं है। एक खाने से दूसरे खाने में 5-6 घंटे भी नाकाफ़ी हैं। तो उसके लिए फिर वही आया कि फास्टिंग करें। सही। डॉक्टर साहब, सडन प्लान है कि लाइफ़स्टाइल चेंज ज़रूरी है इसके लिए? ये एक ऐसा काफ़ी कम्प्रीहेंसिव रिसर्च के बाद आया है कि इसको आप बस आज आपने प्लान किया और सुबह आपने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, और इसको जब मर्ज़ी स्विच ऑन कर दें, जब मर्ज़ी गैप कर दें, जब मर्ज़ी कुछ दिन के लिए चला लें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, आप ग़िज़ाई माहिर हैं और ग़िज़ा के हवाले से बेहतर समझते हैं कि ऐसा लाइफ़स्टाइल जो चेंज होता है, हमारी बॉडी के ऊपर किस हद तक मुस्बत असरात रखता है? या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से? सबसे पहले तो आपको डाइटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए। डाइटिंग के अंदर हम लोगों को आगाह करते हैं कि आपने कब खाना है, कितना खाना है, कितनी मिकदार में खाना है और किस तरह खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपने इस टाइम खाना है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वेरिएशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा है। हमें श्योर नहीं है, हम अपनी ज़ुबान के चस्के के पेश नज़र हमें पता नहीं है कि हमने क्या खाना है, कितना खाना है, किस मिकदार में खाना है। तो आपके लाइफ़स्टाइल को हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से निकाल के एक सिंपल वे के अंदर लेके आते हैं कि आपने इस टाइम ये खाना है, इस टाइम खाना है और इस टाइम खाना है, दैट्स इट। अब जब एक पैटर्न चेंज करते हैं, एक करंट सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी के ऊपर चेंजिंग्स आती हैं। अगर तो आपने पहले से अच्छा, ये पहले से अच्छी चीज़ को अडॉप्ट की है, पहले से अच्छी फेज़ अडॉप्ट की है, तो ऑब्वियसली बात है उसके आपके पॉजिटिव बेनिफिट्स आएंगे आपके हेल्थ के ऊपर। अगर आपने पहले से कोई अजीब या कोई ऐसा फैट डाइट अडॉप्ट किया है जिसके आपकी सेहत के ऊपर बुरा नुकसान आया था, तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस सही। करने बिल्कुल, पड़ेंगे। डॉक्टर साहब कोई स्पेसिफ़िक टाइप्स होती हैं इसकी? इंटरमिटेंट फास्टिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक होती है वेट इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो ड्राई फास्टिंग होती है उसके अंदर आपको कोई भी लिक्विड फूड अलाउ नहीं होता। यानी कि आपने लिक्विड कंज्यूम करना है तो या तो आप अपने पहले मील के अंदर कंज्यूम करेंगे जिस टाइम आपने रोज़ा रखना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है, या तो आप उस टाइम लिक्विड कंज्यूम करेंगे जिस टाइम आपने खाना कंज्यूम करना है, यानी कि एंड ऑफ द मील। दूसरी है जो वेट फास्टिंग, जिसके अंदर आपको लिक्विड अलाउ होते हैं। कौन सी लिक्विड? जिसके अंदर ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, हमारे कैवे आ जाते हैं, वाटर अलाउड होता है, चाय अलाउड होता है। तो आपकी वेट के अंदर आप लिक्विड अलाउ करते हैं और आपकी ड्राई के अंदर कोई भी लिक्विड फूड अलाउ नहीं ड्राई के करते। अंदर बिल्कुल लिक्विड नहीं होता। सर, आज के दौर में जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमारे पास ऑल्टरनेट वेज़ बड़े हैं, एक्सरसाइज़ है, जिम्स हैं, तो उसके बावजूद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चूल्हा जल रहा है, तो आग जल रही है और वो आग आपको तकलीफ़ दे रही है। सही। तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, उसके ऊपर उसको कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आग तो जलती रहेगी ना। तो जब तक आप पीछे से सप्लाई लाइन बंद नहीं करेंगे, वो जो गैस आ रही है कि जो जल रही है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपकी वो जो जलने का अमल है वो बंद नहीं होगा। सही। तो इसी तरह ये है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ठीक है कि आपने जो कैलोरीज ली उनको बर्न कर रहे हैं। एक्सरसाइज क्या है? कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बर्न हो। सही।
फिर ये वो जो सप्लीमेंट कुछ ऐसी ख़ास फूड है कि जो ये करती है कि आपकी उस फूड के नतीजे में जो टॉक्सिन्स बन गए हैं, पॉइजन्स बन गए हैं, अनवांटेड कंपाउंड बने हैं, उन्हें को रिमूव करने में हेल्प करती है। सही है। प्रॉब्लम तो सारा वहाँ से आ रहा है कि जब हाई कैलोरिक फूड आपकी आ रही, उसको जब तक नहीं रोकेंगे, उस सप्लाई लाइन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम ही है ना। बस बाहर से गंद आ रहा है, आप झाड़ू बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो गंद आ रहा है उसको तो रोकना है, खिड़कियां बंद करें, गंद ना आए, साफ जूते लेके आएँ। तो उसके लिए फिर ये है कि जो वो खाना कैसे कंट्रोल करना है। अब आप लोगों को ये कह देना कि अब आप बस लो कैलोरी फूड ले लें, तो लो कैलोरी फूड में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जब मर्ज़ी खाएं। तो उसका भी देखा गया कि नहीं, पहले कहा गया स्नैकिंग बुरी चीज़ है, पहले कहा गया स्नैकिंग अच्छी चीज़ है, फिर कहा नहीं भाई स्नैकिंग भी बुरी चीज़ है, भाई ये तो आपको गैप ही नहीं आने देती। मैंने कहा नहीं जी, इन लोगों ने ऐसे बाज नहीं आना, आप जी इसको इतने घंटे पूरा दिन जो है ना फास्टिंग करें, तभी ये गुजारा होगा। वो सप्लाई लाइन बंद की है सर। सही। सर जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं स्नैकिंग का, एक ट्रेंड था ना कि जब बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया स्नैकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो क्या इसके बारे में कोई ऐसी मिथ बन सकती है? नहीं, देखिए जो स्नैकिंग है ना, कुछ लोगों को अब भी रिकमेंड हम करते हैं, बस जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका है, वो एक खाना खाते हैं, दूसरा रात को खाते हैं, दरमियान में कुछ नहीं खाते, लेकिन उनका वज़न कंट्रोल नहीं होता, फिर भी ज़्यादा बढ़ता है, बीमारियां आती हैं। उनका क्या है कि मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि उनकी बॉडी आदी नहीं अब फूड की। तो उनको फिर हम कहते हैं कि भाई वक्फे वक्फे से खाएं, ताकि आपकी बॉडी को पता चले कि ये बंदा बार बार खाता है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो ख़ास हालात में स्नैकिंग अब भी अलाउ की जाती है। इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी तो सामने आ रहे हैं ना। कोई चीज़ 100% जो है ना, शायद कहें कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऐसी शायद कोई चीज़ भी सही नहीं है। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अमूमन एज फैक्टर बड़ा मैटर कर रहा होता है कि जब हम ख़ास तौर पे डाइट प्लान को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी डाइट करना चाहता है या फिर इस टाइप का कोई प्लान एक्टिवेट करना चाहता है, तो उसके लिए एज की कोई हद मुतय्यन होती है, या बीमारियों के लिए हमें बड़ा मुहतात होना पड़ेगा कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए फिर हम ये करेंगे, तो उसकी क्या प्रिकॉशंस या तरीकाकार क्या होगा? देखिए, एज की कोई बंदिश नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, हर एक ने खुराक खानी है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपने खुराक कितनी खानी है, कब खानी है, किस तरह खानी है, मसला हमें आता है किसी की मेडिकल कंडीशन के ऊपर। अगर तो कोई पेशेंट है, डायबिटिक है, किसी को हार्ट अटैक का मसला है, या कोई सीकेडी का इशू है, किडनी स्टोन्स है, डायलिसिस के ऊपर है, लिवर सिरोसिस के ऊपर है, तो उसकी हमने मेडिकल कंडीशन जांचनी है कि पहले उसके अकॉर्डिंगली क्या हम इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं। अदरवाइज़ फिर हम ये देखते हैं मेटाबॉलिज्म पे आते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्या उसका जो ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा ही डाउन चले जाए तो हमें कोमा में जाने के चांसेस होते हैं। तो उन लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते। यानी कि एज की कोई बंदिश नहीं है, मेडिकल कंडीशन के बेसिस के ऊपर हम रिकमेंड करते हैं कि इस बंदे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके वक्फे का या दुरानी का कोई हद इसकी मुतय्यन है? अमूमी तौर के ऊपर 18 घंटे की फास्टिंग होती है और 6 घंटे में आपको अलाउ होता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन कुछ भी खाने के अंदर भी आपकी कैलोरीज रेंजेस को देखा जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर आप सारा दिन भूखे रह के एट द एंड ऑफ द डे आप डबल खा लें अपनी कैलोरीज से, तो आपको इस इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये जांचना है अपने डाइटिशियन से कि मेरी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपने उस कैलोरीज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खाना है। सही है। ये जो दुरानियाँ हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, बेसिकली हम अपनी बॉडी का फ्यूल शिफ्ट करते हैं। हमारी बॉडी के 3 फ्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। जो हमारा दुरानिया है 18 घंटे का, इसके अंदर हमारी जो बॉडी है ये कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट होती हुई फैट्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कीटोसिस होता है और फैट लॉस होता है, और यही एक हमारे पास वजह होती है जिसका हमारा वेट कम होता है। सही है। सर वेट कम करना या ओबेसिटी को कंट्रोल करना सिमिलर दोनों इफेक्ट रखते हैं? देखिए, ये डायग्नोस करते हैं बीएमआई के बेसिस के ऊपर कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। इसकी वैल्यूज़ होती हैं कि अगर इसकी वैल्यू अमूमन तौर के ऊपर देखा जाए कि 14.5 से लेकर या 18 तक चले जाए तो नॉर्मल वेट है, 18 से ऊपर चले जाए 24 तक तो ये ओवर वेट है, और 18 से ऊपर चले जाए 24.5 तक तो ओबेसिटी कंसिडर की जाती है। लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी बीएमआई 24.5 से एक्सीड कर जाती है तो यू आर कंसिडर टू बी ओबीज। आगे इसकी टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ये फैट परसेंटेज के ऊपर आपके बीएमआई के बेसिस के ऊपर डायग्नोज होता है कि आप ओवरवेट हैं या ओबीज। सर इसका मखसूस दौरानिया को फिक्स किया जा सकता है? जी देखिए, जब रिसर्च शुरू हुई ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो उसमें जो सबसे आइडियल शुरू में आया वो ये था कि 16 आवर और
जो आपने फास्टिंग करनी है और 8 आवर विंडो है आपकी ईटिंग की। ठीक। अच्छा, वो अब चेंज होते होते और भी हो गई है, 18/6 भी हो गई है, 20/4 भी हो गई है, और ओमेड भी हो गई है, 1 मील अ डे भी हो गई है। वो अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट, बाकी आपकी डिजीज़ करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं जो सबसे पॉपुलर है 16/8, वो कैसे आई? उसमें कौन से 16 आवर है जो हमें भूखा रहना है और कौन से 8 आवर्स है जो खाना खाना है। ठीक है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, सुबह आप नाश्ता करके रात तक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं डॉन फिनोमेना। अच्छा, डॉन कहते हैं सुबह सूरज निकलना। तो उसमें ये देखा गया कि सबसे पहले किसी को भी डायबिटीज़ हो ना, तो वो 2 चीज़ें ज़रूर चेक करता है। एक ये देखता है कि मेरी फास्टिंग की शुगर लेवल कितना है, कि सुबह बगैर खाना खाए कितना है, और उसके बाद खाने के 2 घंटे बाद कितना है। अच्छा, अब खाना तो रात को खाया था 8 बजे 9 बजे, जितने बजे भी खाया था, 6-7 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, सब कुछ चला गया। सुबह आप उसके 10-12 घंटे के बाद सुबह जब आप चेक कर रहे हो, तो फिर आपकी 120, 30, 40 आ रही है, 150 आ रही है। वो शुगर कहाँ से आ गई? खाया तो आपने है नहीं। अब ये तो नहीं कि आपका खाना अभी तक मैदे में पड़ा हुआ है, वो तो नहीं होता, आपको तो भूख लग रही, ये तो खाना तो डाइजेस्ट हो गया। वहाँ ये देखा गया कि जब आप खाना खाते हो तो उसमें कुछ तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलाइज हो जाता है, कुछ जो ग्लूकोज का हिस्सा है ना, वो आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, जिसको ग्लूकोजन कहते हैं, वो आपके मसल में स्टोर हो जाता है। अच्छा, जो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है वो ट्राइग्लिसराइड, फैट की शक्ल में जो चर्बी बनती है, वो है। अच्छा, सुबह जब आपने खाना नहीं खाया तो होता ये है कि जो आपके मसल्स के अंदर ग्लूकोजन है ना, अब वो कन्वर्ट हो के आपको ग्लूकोज दे रहा है। अच्छा, वहाँ फिर ये इनका आया कि भाई आपके जिस्म के अंदर रिजर्व है। मसलन आपको ये कहा जाएगा, आपके घर में सब्जी आप ले आए हो, 2 दिन की सब्जी ले आए हो, आज पका ली है, कल आपने फिर नहीं लानी, क्योंकि आप 2 दिन की लेके आए हो, पहले आप जो फ्रिज में पड़ी है वो पका लें, वो ख़त्म होगी तो फिर अगली लेके आए। ठीक है। अब यही एग्जाम्पल देख लें कि आपने जो खाना खाया है, आधा आपने अभी यूज़ कर लिया, बाकी आपने मसल में दे दिया, तो आप वेट करें, उसको यूज़ होने दें। अच्छा, अब उसको जब यूज़ करना चाह रहे हैं तो होता ये है कि वो जो ग्लूकोजन है वो सुबह के टाइम आ गया। उन्होंने कहा वंडरफुल, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर शुगर तो है, आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो यूज़ इट। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि इसको क्या थोड़ा प्रोलॉन्ग ना कर लें कि बॉडी और यूज़ कर ले। उन्होंने देखा वाह वह ज़बरदस्त, आप ऐसा करें, नाश्ता छोड़ दें, नाश्ता नहीं करें, ठीक, 10 बजे तक देख लें, यूज़ हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आपका वो जो ग्लूकोजन है वो ख़त्म हो गया। अब ग्लूकोज जब ख़त्म हो गया तो अब कहाँ से बॉडी लेके आए? फिर जो फैट है बॉडी ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो अब जो फ्यूल था, पहले डायरेक्ट ग्लूकोज था, अब फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो कीटोसिस हो गया। अब वो कीटोसिस हो गया, अब जो फैट बर्न होना शुरू हो गई। उसके लिए देखा जी 16 घंटे कम से कम आप वक्फा डाल लेना। अब वो 16 घंटे कैसे कि रात आप आखिरी खाना 8 बजे ख़त्म कर दें, उसके बाद आप कुछ ना खाएं, और सुबह आप बिल्कुल कुछ ना खाएं। वेट फास्टिंग में आप पानी शानी ड्रिंक और ये जो 0 कैलोरी कॉफ़ी और ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन जो ड्राई है उसमें वो भी नहीं ले सकते। तो 12 बजे, दिन के 12 बजे आप ब्रेकफास्ट करें, तो उससे ये बेनिफिट आ जाएंगे। तो इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि यहाँ वो आपको ना बॉडी के अंदर जो रिजर्व्स हैं वो यूज़ हो जाएं, और इसके दौरान फिर ये होता है टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। सर, एक थोड़ा सा इसमें मज़ीद इजाफा करें कि अमूमन ये एक मिथ है, ये माइंडसेट बना हुआ है कि जब पेट खाली होता है तो फैट बनते हैं, तो क्या इस तरह से जो गैप आता है वो भी फैट जनरेट करता है? देखिए, जो फैट बनती है ना, इसके लिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा फैट कैसे बनती है। जिस्म में फैट बनने का एक मोड है, वो एक हार्मोन है। जब वो हार्मोन जिस्म में ज़्यादा रहता है तो फैट बनती है। वो हार्मोन अगर नहीं है तो जिस्म में फैट नहीं बनती बल्कि घुलती है। वो हार्मोन जिसका सबने नाम सुना है वो इंसुलिन है। इंसुलिन जब हाई है, स्पाइक हो गया, तो उस वक्त जिस्म के अंदर जो आपने खाना है वो आपका फैट में कन्वर्ट होगा थ्रू लीवर। अच्छा, अब अगर आपका जिस्म जो है ना हाई फैट हाई इंसुलिन में है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप खाना खाते हो ज़्यादा शुगर वाला तो इंसुलिन स्पाइक हो जाता है।
इंसुलिन स्पाइक हो गया तो वो 3 से 4 घंटे कम से कम स्पाइक ही रहता है। अब वो तो फैट सिंथेसिस मोड है। अब अगर आपका जिस्म, आपकी जो पेट की जो फूड है वो ख़त्म हो गई तो उसने जो ग्लूकोजन है उसको भी फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देना है। फिर जब आप स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में कार्टिसोल ऊपर जाता है, वो भी बॉडी के अंदर इसी तरह जो रिजर्व्स हैं उसको ग्लूकोज बढ़ा देता है, इंसुलिन बढ़ता है और वो फैट बनता है। सही है। वो फैट बढ़ने का ये अमल है। बिल्कुल सही है। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं आप दोनों की राय जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कोई भी हम डाइट प्लान जब भी अप्लाई करते हैं तो कुछ अरसे के बाद वो रिवर्स हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, तमाम देखने वाले भी जानना चाहेंगे, क्या इसमें भी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आप जब तक इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने साथ आप बिल्कुल हेल्दी हैं, जैसे ही आपने छोड़ दिया आपका पूरा प्लान रिवर्स हो जाएगा? देखिए, ये आपकी ना एक चीज़ इसमें बहुत समझने वाली है। आपकी जो डाइजेशन है, आपका जो बॉडी का सिस्टम है, आपके हार्मोन्स का सिस्टम है, आपके एंजाइम्स का सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी गट हेल्थ है। जो आपके जो बैक्टीरिया है ना, उसको आपने आदी करना है। अगर आपको दिन में 6-7 खानों को आदी करना है तो गट आदी हो जाती है कि इसने इतने खाने अकॉर्डिंगली। एक खाना खाना है तो वो आदी हो जाता है, वो आदी हो जाता है। ठीक है, आपने एक सिर्फ और सिर्फ आपने गोश्तखोर बन जाना है तो वो उसका आदी हो जाएगा। इंसान ऐसा है कि आप सिर्फ सब्जी खोर बन जाए, मतलब वेगन बन जाए, तो उसका वो आदी हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं कि हम मिक्स हैं तो उसका भी आदी हो जाएगा। इसी तरह जब आप एक नया कोई भी डाइट प्लान या एक नया मोड अपनी बॉडी को देते हैं तो आपकी बॉडी सारी उसकी ना एडजस्ट करके ना कुछ अरसे बाद उसकी आदी हो जाती है। तो फिर जब आदी हो जाती है देन यू नीड टू शिफ्ट। जैसे डाइटिंग वाले लोगों को हम कहते हैं कि एक चीट डे भी रखें कि एक दिन ना खूब पेट भर के खाना खाएं, ताकि आपकी बॉडी जो सोच बैठी है ना कि मैं ये बंदा खाता नहीं है, तो एक दिन खाएं ज़्यादा ताकि बॉडी का वो मोड चेंज हो। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे बॉडी के लिए फिटनेस रिक्वायर्ड होती है, इसी तरह हम डाइट प्लान को एक्टिवेट करते हैं या फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का जिक्र करें, इसके साथ साथ हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत कैसे मुमकिन हो सकती है? क्या लेजीनेस नहीं आता या सुस्ती आपकी तबीयत में नहीं आती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ के 4 एलिमेंट है जिसके ऊपर हेल्थ कंसिस्ट करती है: मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। अब डाइट प्लान के साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये चारों हेल्थ को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। अब आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो ऑटोमेटिकली आपकी गट हेल्थ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये आपका ब्रेन गट एक्सीज है। यानी कि अगर आपका मूड नहीं ठीक लेकिन आपको भूख है और आप खा रहे हैं, तो आपका गट आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो फूड खाने के बाद या तो आपको नोज़िया हो जाएगा या तो आपके एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी डाइट के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो हार्मोन लेवल पे जाके हिट करें। यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सही तरीके से काम करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो सही तरीके से रिलीज़ होंगी। सिक्रीशन रिलीज़ होंगी तो आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं, वॉक करना है, सांस लेना है, आंखें झपकना है, आपके बाल हैं, हेयर है, स्किन है, सारे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग एफिकेसी को बेहतर करने के लिए आपके हार्मोन्स का बेहतर होना लाजमी है। तो आपने अपने डाइट के अंदर कोशिश ये करनी है कि वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना है जो कि आपके हार्मोन्स को बेहतर करें। हार्मोन्स बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बेहतर होंगे तो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे मामला फिर सही है। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो चूँकि हम फ़ायदे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फ़ायदे क्या हैं, पहले हम फ़ायदों की लिस्ट देखें क्या है, फिर नुकसानात की तरफ जाएंगे। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनमें? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा जो इसका है वो वेट लॉस है। अगर आपको एक्सेसिवली आपकी बॉडी के अंदर फैट इकामुलेट है तो वेट लॉस दरअसल फ़ैट लॉस होती है, तो आप फैट लॉस कर सकते हैं क्योंकि उसमें आप इस मोड में चले जाते हैं। दूसरा ये कि जिन लोगों की डायबिटीज़, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर, इवन थायराइडिज़म, ये वाली बीमारियां हैं ना, और कोलेस्ट्रॉल की डिजीज़ हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा लोगों को, ये सारी मैनेज करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस दरअसल उसमें कम हो जाती है, और ये सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिजीज़ हैं तो ये कम होना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा, दूसरा है कि आपका बॉडी जो है ना, आपकी जो बॉडी है ना वो कम खाने की आदी हो जाती है, और उसमें आपका सारा दिन ध्यान जो है ना वो फूड की तरफ नहीं रहता। आपने काम करना है, एक्टिवली काम करना है,
और जो दुनिया भर में जो एक्टिव काम है, इनफैक्ट मोस्ट प्रोडक्टिव काम वो मॉर्निंग का ही होता है कि आपने सुबह उठ के ऑफिस जाना है, 12 बजे तक आपको पता है मैंने कुछ खाना पीना नहीं, मैं फुल काम कर लूँ जो काम कर रहे हैं वो काम कर लेते, उसके बाद फिर आप खा पी के बाकी काम करते हैं। आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है, आपका मेंटली हेल्थ भी बेहतर होती है। अच्छा, नुकसानात इसके जो अभी तक आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो 8 आवर की विंडो है उसका प्रॉपर किसी डाइटिशियन के साथ, फूड एक्सपर्ट के साथ बैठ के प्लान नहीं करते, वो उसके मुनासिब जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाते। खुद से उसको हाँ प्लान जी, को जनरेट करते हैं। सबसे बड़ा तो नुकसान उनका ये है कि वो नहीं ले पाते। दूसरा ये है कि वो उस दौरान जो उनकी चॉइस ऑफ फूड है वो हो सकता है कि वो इम्बैलेंस हो, इम्बैलेंस होने से उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन ही की डेफिशिएंसी हो जाए और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। अच्छा, हो सकता है कि आपकी किडनीज इन ऑलरेडी इतनी बेहतर शक्ल में नहीं है, तो आप बगैर सोचे समझे आपने ये शुरू कर दिया, उसके ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। अमूमी तौर पे जिस चीज़ को हम अच्छी प्रेजेंट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अक्सरियत को ये चीज़ फ़ायदा दे रही फ़ायदा है, दे एक्सेप्शंस आर ऑलरेडी देयर। बिल्कुल सर। सर बहुत सारी चीज़ें आप हम काउंट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें ख़ास तौर पे लोग डाइट को कंट्रोल करने के लिए इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा शुगर है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको भी मेंटेन करने के लिए, लेकिन हम हाईलाइट सिर्फ उसी को क्यों करते हैं कि जी वेट लॉस या डाइट प्लान ही क्यों एक्टिवेट होता है? इसलिए कि मौजूदा दौर की जो ज़्यादातर डिसीज़ हैं वो आप हेल्दी वे से 5 से 10 किलो वज़न कम कर लें तो वो सारी ठीक हो जाती है, सही। जुड़ी उसके साथ है। उसमें मेरे जैसे बंदे थोड़े आपको मिलेंगे कि जिनका वज़न कम है, ऑलरेडी ठीक है, उनको भी चांसेस होता है कि उनके अंदर भी ये ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी सारी बीमारी आ जाए, लेकिन उनकी रेशो थोड़ी है। हम अक्सरियत की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी में यही होता है कि उनका वज़न ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। जब वो अपना वेट कम करते हैं तो सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। सर आप जिक्र करें 8 और विंडोज़ का, तो 8 और विंडोज़ है या फिर जो भी रेशो बनी होती है 16:8 की है या 24 की है, उसमें वो जो दौरानिया है 8 आवर्स का या 6 आवर्स का, 4 आवर्स का, इसके दौरान क्या हम उसको खाते रहेंगे या कोई गैप देंगे? क्या तरीका कर अडॉप्ट? पहली तो ये चीज़ मुझे याद है कि बचपन में जब स्पेशली गर्मियों के रोज़े होते थे तो जब उसकी अफ्तारी करनी होती थी तो एक पूरा जग हर बंदे ने, मैंने तो पकड़ा होता था, वो जिस ड्रिंक का भी होता था कि अभी फ़ौरन ये पी जाना है, ठीक है। मतलब कि फ़ौरन इंतज़ार करते थे जो यूँ को। लेकिन अब भी तो गर्मियों के ना, अब उम्र बढ़ गई है, अब हम पहले खजूर खाते हैं, सुकून करते हैं, फिर आधा गिलास पानी पिया, फिर एक खजूर खाई, कोई फ्रूट ड्राई कोई चीज़ खा ली, चाट खा ली, कुछ खा ली, उसके बाद फिर एक गिलास पानी पिया, सुकून से फिर नमाज अपने को कंफर्टेबल रखना है। एक तो ये बात इंटरमिटेंट फास्टिंग इमेच्योर बंदे करते ही नहीं है। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वही लोग करते हैं कि जो मेच्योर लोग हैं, मेंटली मेच्योर लोग हैं, अपने आप को एक मोड में लेके जाना चाह रहे हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है, हेल्थ बेहतर करनी है। ठीक है। अब वो इस तरह हबड़ दबड़ फ़ौरन जल्दी अब रोज़ा 12 बजे खुलना है, घड़ी लेके बैठे हुए हैं कि मैंने फ़ौरन इतना ड्रिंक पी जाना है, ऐसा नहीं है। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में जैसे पानी पीते हैं पहले, किसी खाने का भी असूल ये है कि पहले 15-20 मिनट पहले आप खाली ड्रिंक लें और वो सबसे बेस्ट ड्रिंक पानी है, आप पानी पिएं। उसके बाद आप उसमें लाइट फूड से शुरू करें, इजीली डाइजेस्टेबल या टेस्टी जो फूड लगती है, उसमें फ्रूट भी हो सकता है, सैलड भी हो सकता है, ठीक है, लाइट स्नैक्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप खाना खाएं, ठीक है। अब आइडियली ये है कि आप 2 खाने खाएं, एक जब आपने फास्टिंग ब्रेक करनी है, दूसरा जब फास्टिंग शुरू करनी है। अब 2 खाने खाएं, वो भी बहुत हाई कैलोरिक फूड ना हो, नॉर्मल जो खाना है हमारा, ये नहीं कि सब कुछ खाएं, उसमें नॉर्मल खाएं, और दरमियान में आप फ्रूट और ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय जो लेना चाहते हैं दरमियान में वो लें, ये नॉर्मल खाना खाएं उसमें। मतलब अपना इनटेक जो है वो नॉर्मल रखें, बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा ना रखें। सर फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरी साइड पे इंटरमिटेंट फास्टिंग, विच वन इज़ बेटर अगर हम कंपैरिजन करते हैं? क्योंकि डाइट प्लान जैसे अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि मेच्योर जो पर्सन है वो ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं क्योंकि आपकी मेंटली मेच्योरिटी ज़्यादा डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं
कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ ज़्यादा बेहतर है डाइट प्लान के लिए या इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर है? तो दोनों में से कौन-सी ऑप्शन ऑप्ट करें? देखिए, ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर, उसकी रूटीन क्या है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग जिनका सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, सिर्फ रात के टाइम घर जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड। लेकिन वो लोग जो अपनी कबर्ड के आगे खड़े होकर घंटा लगा देते हैं कि आज मैंने ये कोट पहना है, ये कोट पहना है, अगर वही घंटे में से 45 मिनट आप ग्राउंड में लगा लें, तो जितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं उतनी बर्न कर लें, तो इससे अच्छा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हेल्दी लाइफस्टाइल की बेसिस है कि आप जो खा रहे हैं, जितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं, उसको बर्न कर लें। लेकिन अगर आपने सारा अपना ज़रूरी टाइम गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना है और अब बाद में आप ब्लेम करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर तो आपके लिए ना इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक है, ना हेल्दी लाइफस्टाइल ठीक है। अगर तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं है, अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है, ड्यूटी और ज़्यादा है, तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, तो आप अपना हेल्दी वे के अंदर वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके वेट कम करें, वो सस्टेनेबल भी होगा। उससे आपकी फिटनेस के जितने भी 4 एलिमेंट मैंने आपको बताए हैं, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये चारों टारगेट होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ मेजॉरिटी पे आती है, प्रेफरेंस पे आती है, बाकी जो 3 है उसके ऊपर काम नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल 8 घंटे 16 घंटे पूरे के इंतज़ार के अंदर हम घड़ी लेके बैठ जाते हैं, वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अच्छा कब पूरे होंगे, मैं क्या खाऊंगा, जैसा कि सर ने बताया। तो उसमें आपकी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, ऑटोमेटिकली गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी, उससे आपको ब्लॉटिंग, नोजिया, abdominal डिस्कम्फर्ट, या आपको मैदे के मसले मसाइल होंगे। तो यानी कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ। लेकिन वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर आप अपना हर चीज़ खा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ फूड खा रहे हैं, लेकिन कैलोरीज कंट्रोल के अंदर रहते हुए खा रहे हैं, और साथ उसको बर्न करने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छा और रिकमेंडेड वे है। सही डॉक्टर साहब, एज फैक्टर की हम बात पहले कर रहे थे। नॉर्मली ये होता है कि जो 50 या 60 के अबाउट जब एज आती है तो हड्डियों की कमज़ोरी और जिस्मानी बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ई शुगर का इशू होता है। और ऐसे में मैंने देखा है कि हमारे जो बड़े बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हम अपनी खुराक को मेंटेन करें, हम डाइट प्लान को सेट करें, और जो उनके साथ रहने वाले होते हैं वो उनको मना कर देते हैं। कि तकरीबन 15 से 18 साल हो गए हैं जब से मैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल और फूड, न्यूट्रिशन और इन चीज़ों को देख रहा हूँ। सही। मुझे 100 में से कोई एक बंदा ही मिला है कि जो ठीक परहेज़ कर रहा है। 99% लोग गलत परहेज़ करते हैं। वो अपने तय परहेज़ कर रहे हैं। जो चीज़ खाने वाली होती है वो छोड़ देते हैं, जो छोड़ने वाली होती है वो परहेज़ समझ के खा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं हम परहेज़ कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए कि हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का, हेल्दी लाइफस्टाइल की वो जो एजुकेशन लेवल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उतनी नहीं है। ठीक है। इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम में से हर बंदा महीने 2 महीने बाद, या कुछ लोगों की फैमिली ऐसे होती है कि आप रिपीटेडली आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो साल में एक दफ़ा किसी डाइटिशियन के पास, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, किसी फूड एक्सपर्ट के पास भी अगर आप चले जाएं तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। उसको लर्न करें, सीखें पहले। बिल्कुल सही है। मैं लास्ट टाइम भी जब हम बैठे थे तो इसी तरह डिस्कस कर रहे थे कि जब हम फास्टिंग की बात करते हैं, किसी भी खास तौर पर डाइट की बात करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर पोर्शंस होने चाहिए कि हमें कितने विटामिन लेने हैं, कितना कैल्शियम हमारे पास इनटेक करना है। तो वो पोर्शन आम आदमी कैसे समझ सकता है अपनी खुराक? क्योंकि हम तो अपने कल्चर में तेज़ मसाले और तेज़ नमक और चिकनाई ये चीज़ें बहुत प्रेफर करते हैं। देखें, पहले होता था कि इल्म हासिल करें हो आपको चीन जाना पड़े, तो अब चीन आपके हाथ में है। सही। ठीक है। अब हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हम एजुकेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम लोगों के अपने अपने चैनल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप बजाय कि ऐसे रैंडमली जो जिनको आप समझते हैं कि ये लोग वाकई पढ़े लिखे हैं और इनकी बात में वज़न है और ये रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, उनकी हज़ारों में वीडियोज़ हैं। आप उनको फॉलो करें, उनको देखें, लर्न करें। ठीक है। यही तरीका है कि आप सीखें कि क्या चीज़ किसने खानी है। ठीक। और अगला स्टेप ये होता है कि कभी कभार आप किसी डाइटिशियन के पास बाकायदा जाके बैठे भी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आम रूटीन में रमज़ान मुबारक के तब नॉर्मल डेज के अंदर क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आपका वेट ठीक है लेकिन आप सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अगर तो आपके कंसर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ जुड़ रहे हैं,
तब करें। कंसर्न क्या है कि आपका सारा साल कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, कंसर्न ये है कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, मैंने हर तरीके की डाइट फॉलो कर ली है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया। पहली बात है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने वाले का कभी भी शिकायत नहीं होती, लेकिन कुछ लेज़ी पीपल होते हैं, वो अपना ब्लेम हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर डाल के इस ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में ये फॉलो करते हैं। तो इस चक्कर के अंदर आपका सबसे पहले आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, उसके लिए कर सकते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, उसके लिए कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो बॉडी है इनगल्फ करना शुरू कर देती है कैंसर सेल्स को। इसके साथ वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ दिमागी कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, उनके लिए बहुत मुफीद है। तो उन लोगों के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग आप रिकमेंड भी कर सकते हैं और वो लोग आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। तो सही है सर। रोज़े और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अमूमन क्या डिफरेंस है? क्योंकि जैसा हम गैप कंसिडर करते हैं वो बाहर तो वही दिखता है, तो क्या फ़र्क है इनके? जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये डिफरेंस है कि आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना, वो शाम को ब्रेकफास्ट नहीं रखा। वो इसलिए नहीं रखा कि शाम को तकरीबन हर बंदा फ्री होता है। अब आप फारिग बैठे हुए हो कि मेरे आवर्स पूरे होंगे तो मैं खाना शुरू करना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपके सामने फूड पड़ी हुई है, ठीक है, आप नहीं खा रहे, आपके लिए वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उसको रखा ये है कि बस एक इसको कहें कि रात को जल्दी सो जाए, खाना खा ले, सुबह नाश्ता लोग इजीली स्किप कर देते हैं कि जल्दी उठ के काम पे भागना है। जो बंदा यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज चला गया, अपने ऑफिस चला गया, बिजनेस में चला गया, वो जाते बिजी हो जाना है। यदि उसको आपने बिजी कर दिया कि आपका ध्यान खाने की तरफ ना आ जाए, ठीक है, तो तब वो 12 बजे चलो भाई अब खा लो, 1 बजे खा लो, आपने उसको बिजी किया। रमज़ान में क्या है, आपको छुट्टी है, आप ऑफिस भी नहीं गए फॉर एग्जांपल, आपने सुबह उठ के खा लिया, फूड आपके पास पड़ी हुई है, आप काम भी नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, आपके घर में है भी कोई नहीं, अकेले हो आप, आपके फ्रिज में सारी फूड पड़ी हुई है, आप फिर नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? आपको अल्लाह का डर है। आप पहली चीज ये कर रहे हैं, अब ईमान की कुव्वत स्ट्रांग होती है कि आप किसी के डर से नहीं कर रहे, आपके अल्लाह के खौफ से, जिसको तकवा कहते हैं, उस खौफ से आप कह रहे हो कि अल्लाह खुश होगा अगर मैं मगरब तक नहीं खाऊंगा, और आपके पास फूड नहीं है। और उससे क्या होता है, आपकी मेंटल फिजिकल जो आपको इंटरमीडिएट के फास्ट, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको इस रोज़े से मिल रहे हैं। साथ आपको ज़हनी तौर पे आपके ईमान की सलामती और बाकी से बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके लिए आपको किसी डर खौफ नहीं होता, आप खुद करते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच। आज की काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। आज हमने बात की है जी इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से कि बेसिकली है क्या और कैसा एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हमारी बॉडी के ऊपर किस हद तक पॉजिटिव असर रखता है। और नो डाउट वो चीज़ जो आपकी सेहत के साथ, आपकी ग़िज़ा के साथ या आपकी जिस्मानी या फिर ज़हनी सलाहियतों के साथ जुड़ी होती है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को हेल्थ केयर विद नाइन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने